नमस्कार, हमारा उत्तराखंड लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप रंजन सरकार। उत्तराखंड परिवहन विभाग ने एक महत्वपूर्ण बैठक की है। यह बैठक परिवहन विभाग के कर्मचारियों को और विभाग की ओर से संचालित की जा रही है। बसों की संख्या बढ़ाने को लेकर इसमें चर्चा भी हुई है, जिसकी अध्यक्षता परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने की। होली से ठीक पहले रोडवेज में काम करने वाले संविदा कर्मचारियों और स्थायी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देते हुए उनके भत्तों में 4% की वृद्धि की गई है। वहीं बैठक में रोडवेज की बसों की संख्या बढ़ाने का फैसला भी लिया गया है। बता दें कि विभाग जल्द ही रोडवेज के बेड़े में 100 नई बसों को शामिल करने वाला है, जिसमें 40 BS6 बसों को खरीदने की योजना है। देहरादून में परिवहन विभाग की बैठक हुई है, जिसकी अध्यक्षता परिवहन मंत्री ने की। आपको बता दें कि इस दौरान परिवहन के बेड़े में 100 नई बसों को शामिल करने पर चर्चा की गई, जिसमें 40 BS6 बसों को खरीदने की योजना बनाई गई है। बता दें कि होली से ठीक पहले रोडवेज के काम करने वाले संविदा कर्मचारियों और स्थायी कर्मचारियों को भी बड़ा तोहफा दिया गया है। उनके भत्तों में 4% की वृद्धि की गई है। हो जाए तो उसमें कम से कम लोग चले जाएंगे ना, ये तो खाली जा रही उस टाइम पर। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पिछली कैबिनेट बैठने के बाद कल हमारे उत्तराखंड परिवहन निगम की बोर्ड की बैठक हुई, जिसमें हमने 4-5 बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए। पहला निर्णय, हम 100 गाड़ियां खरीदने जा रहे हैं, जिसमें 40 गाड़ियां BS6 की और 60 गाड़ियां हम डीजल की खरीद रहे हैं। और मार्च में ये गाड़ियां खरीद लेंगे ताकि हम 4 धाम यात्रा में भी चला सकें और पहाड़ की रूटों में हम सभी गाड़ियां हम चलाने का हम अप्रैल में हम प्रयास कर रहे हैं। दूसरा, कर्मचारियों के हित के लिए हमने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। जैसे ये मुजफ्फरनगर, हल्दीराम, फलाना, ये जैसे उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर रूप देने के लिए स्वास्थ्य विभाग अब तेजी से काम कर रहा है। डॉक्टरों की कमी को पूरा करने और 4 धाम यात्रा में आने वाले मेहमानों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा देने के लिए स्वास्थ्य विभाग विधानसभा सत्र से ठीक पहले एक बैठक करने जा रहा है, जिसमें यमुनोत्री धाम पर पैदल मार्ग के प्रति किलोमीटर डिस्टेंस पर स्वास्थ्य केंद्र बनाने की योजना तैयार की जा रही है। जबकि स्वास्थ्य विभाग में सर्जन डॉक्टर को भी तैनात करने के लिए प्लान तैयार किया जा रहा है, जिसको लेकर उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि 4 धाम यात्रा को लेकर विभाग अपनी तैयारियों में जुट चुका है। मुख्यमंत्री जी ने भी 2 बार समीक्षा कर दी है। मैं भी रुद्रप्रयाग जिला, पौड़ी जिला, टिहरी जिले की समीक्षा बैठक करके आ गया हूं और जल्दी जो है हम लोग एक स्वास्थ्य की बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। इस बार ये सोचा जा रहा है कि भाई कोई भी यात्री स्वास्थ्य के क्षेत्र में किसी को कोई दिक्कत न आए। और जो प्रस्ताव हमने भारत सरकार को दिया था हमकी एयर एम्बुलेंस सेवा हमको दी जाए, भारत सरकार ने उसको भी स्वीकार कर दिया है। और भारत सरकार ने कहा है कि एम्स ऋषिकेश और उत्तराखंड राज्य सरकार दोनों मिला के इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएंगे और उसकी स्वीकृति भी भारत सरकार ने दे दी है। अब मैं कह सकता हूं कि कोई क्रिटिकल मरीज अगर केदारनाथ में ज्यादा दिक्कत आती है तो उसको हम ये लिफ्ट जो है तुरंत एम्स में करा सकते हैं, श्रीनगर मेडिकल। विधानसभा सत्र को लेकर जहां सरकार के स्तर से तमाम तैयारी की जा रही है, तो वहीं विपक्ष भी गैरसैंण में होने वाले विधानसभा सत्र के दौरान सरकार को घेरने के लिए पूरी रणनीति तैयार कर चुका है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि सत्र से पहले कांग्रेस विधानमंडल दल की बैठक होगी, जिसमें निर्धारित किया जाएगा कि कौन से मुद्दे नियम 58, नियम 310 के तहत कांग्रेस के द्वारा उठाए जाएंगे, जिससे सरकार को घेरा जा सके। तो कर ही रहे हैं। देखिए, मुद्दों की कमी नहीं है, भरमार है। अब ये सरकार पर निर्भर करता है कि बजट सत्र की अवधि वो कितनी लंबी रखती है। हर दिन कांग्रेस कार्य स्थगन के माध्यम से और प्रश्नकाल में सरकार पर प्रहार करने का काम करेगी और सत्र प्रारंभ होने से पूर्व कांग्रेस विधानमंडल दल की बैठक होगी।
केंद्र सरकार ने सिलेंडर के दामों में मूल्य बढ़ाया, जिसके विरोध में अब कांग्रेस पार्टी ने केंद्र और राज्य सरकार का प्रदर्शन कर पुतला दहन किया। साथ ही सरकार ने तुरंत मूल्य वृद्धि को वापस लेने की मांग की है। इस दौरान विधायक मनोज तिवारी ने डबल इंजन सरकार महिलाओं की रसोई में डाका डालने का काम कर रही है और आम जनता महंगाई की मार से परेशान है। जिस तरह से केंद्र सरकार ने जो महिलाओं की रसोई में डाका डालने का काम किया है और गैस में लगातार वृद्धि कर रही है और पुनः कल फिर गैस के मूल्य दामों में वृद्धि कर दी है, तो इस बात को लेकर आज हम सब कांग्रेसों ने जनता की भावना को देखते हुए, महिलाओं की भावना को देखते हुए आज प्रदेश सरकार का, केंद्र सरकार का पुतला फूंका है और पुतले की फूंकने के माध्यम से प्रदेश सरकार को, केंद्र सरकार को चेतावनी दी है कि भाजपा अपनी कथनी और कथनी में परिवर्तन लाए। अल्मोड़ा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने एक शातिर तस्कर को गुलदार की खाल के साथ में गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि आरोपी गुलदार की खाल को तराई में बेचने के लिए ले जा रहा था, लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने उसे धर दबोचा। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने मांस में जहर देकर गुलदार को मौत के घाट उतारा था, जिसके बाद उसकी खाल को तराई में बेचने की प्लानिंग थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। रामेश्वर थाने का है। चेकिंग के दौरान कोसी रोड में, कोसी मार्ग में हमें एक व्यक्ति मिला जिसके बैग में गुलदार की एक खाल बरामद हुई है। इस व्यक्ति का नाम नंद किशोर है और ये 28 वर्ष की उम्र के हैं, बागेश्वर के रहने वाले हैं और अल्मोड़ा से इन्होंने अपनी एजुकेशन करी है। तो इनके बैग में गुलदार की खाल जो बरामद हुई है वो 160 सेंटीमीटर लंबी और 58 सेंटीमीटर चौड़ी है। इसमें हमने सोमेश्वर थाने में मुकदमा दर्ज कराया है वन जीव संरक्षण अधिनियम के तहत। तो उसमें बैग सब सील कर दिया गया है। अवैध खनन भंडारण पर एसडीएम विकासनगर ने संयुक्त टीम के साथ छापेमारी की है। विकासनगर क्षेत्र में अवैध खनन का काला कारोबार एक बड़े जाल की तरह फैला हुआ है। शासन प्रशासन की लाख सख्ती के बावजूद खनन माफिया अवैध रूप से खनन करने वाले बाज नहीं आते। खनन माफियाओं ने नदियों से अवैध खनन सामग्री को इकट्ठा करने के लिए अपने निजी अवैध भंडारण बनाए हुए हैं, जहां ये लोग ट्रैक्टरों के माध्यम से अवैध रूप से लाई गई खनन सामग्री को स्टॉक करते हैं और फिर रवाने का जुगाड़ कर जेसीबी की मदद से बड़े बड़े डंपरों में भरवाकर देहरादून में ऊंचे दामों पर बेचकर राजस्व को नुकसान पहुंचाते हैं और अपनी चांदी कूट रहे हैं। इसी के तहत जानकारी मिलने के बाद तहसील प्रशासन, खनन विभाग और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने नवाबगढ़ और 1 नंबर पुल पर अलग अलग जगह बने अवैध भंडारणों पर कार्रवाई की है। तहसील विकासनगर के अंतर्गत जो विभिन्न जगहों पे लोगों के द्वारा ये स्टोरेज किए गए हैं, जो सूचना प्राप्त हुई है उसके आधार पे जिन जिन जो लोकेशनों पे बताया गया है उन पे छापेमारी की कार्रवाई चल रही है और जिन लोगों के द्वारा ये अवैध रूप से भंडारण किया गया है उनको चिन्हित किया जा रहा है। उनको चालानी कार्रवाई के साथ अन्य कार्रवाई भी अमल लंबाई में ले लो। पौड़ी में शासन प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रही अंकिता भंडारी की मां ने डीएम पौड़ी आशीष चौहान से मुलाकात की। इस दौरान अंकिता की मां ने कहा कि बेटे की सीए की पढ़ाई छूट गई है और उनके पति अब बीमार चल रहे हैं, लेकिन परिवार की कोई सुध तक नहीं ले रहा। अंकिता की मां ने कहा कि पूर्व में सरकार ने परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन इस दिशा में कोई ठोस कदम अब तक नहीं उठाए गए। साथ ही उनकी बेटी को इंसाफ मिलने में भी लेट लतीफी की जा रही है।
उन्होंने मांगों को जल्द समाधान नहीं होने पर 6 मार्च से डीएम कार्यालय परिसर में परिवार और ग्रामीणों के साथ आंदोलन की चेतावनी दी है। मेरी प्रशासन से हाथ जोड़ के विनती है कि उन्होंने हमसे, सीएम धामी जी ने हमसे वादा किया था मेरे पति से भी कि जब मेरे बेटे की अंत्येष्टि की थी तो उन्होंने कहा था कि आप जो मांग रखोगे हम पूरी करेंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने किसी भी मांग पे हमारे 5 महीने हो गए, हम दर के ठोकरे खा रहे हैं, कभी नैनीताल भाग रहे तो कभी कहीं भाग रहे, कभी कहीं भाग रहे। अभी तक हमें कोई न्याय नहीं मिला। न्याय की उम्मीद तो दूर। उन्होंने ये भी कहा था कि परिवार को एक सदस्य पर नौकरी मिलेगी, लेकिन अभी तक आप देख रहे हो। आज इसी विषय पे मैं यहाँ आई हूँ। उनकी जो अंकिता भंडारी की माता जी अपने बेटे की जॉब के लिए जो बात कर रही थी, तो उस संबंध में हम लोगों ने उनके बेटे से बात करते हुए टीएसडीसी में आर्टिकलशिप के लिए, जिसमें 15,000 का स्टाइपेंड का के प्रावधान है, वो सारी मतलब उससे संबंधित कॉल लेटर उस बच्चे को मिल भी चुका है और हम यथासंभव प्रयास कर रहे हैं कि परिवार की जो मदद हो उसके लिए हम ट्राई करें। चंपावत जनपद में टनकपुर क्षेत्र में आगामी 9 मार्च से सुप्रसिद्ध माता पूर्णागिरि मेले की शुरुआत होगी, जिसकी तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए जनपद के जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी ने पूर्णागिरि पहुंचकर मेले की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने अधिकारियों के साथ ककराली गेट से पूर्णागिरि तक यात्रा मार्ग निकाली और इस साल मां पूर्णागिरि धाम में 9 मार्च से शुरू होकर 9 जून तक चलाया जाएगा, जिसमें जिलाधिकारी ने निरीक्षण के दौरान मेले में बिजली, पेयजल व बस पार्किंग स्थल पर पर्याप्त संख्या में शौचालय व्यवस्थाओं को चाक चौबंद रखने के निर्देश दिए हैं। आपको खबर बता हैं टनकपुर से, जहां पर 9 मार्च से सुप्रसिद्ध माता पूर्णागिरि मेले की शुरुआत होगी, जिसकी तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए जनपद के जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी ने पूर्णागिरि पहुंचकर मेला व्यवस्थाओं का निरीक्षण लिया। नौ मार्च से मेला शुरू होना है और यहाँ से सारी व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। अधिकतर व्यवस्थाएं हो चुकी हैं। पानी की भी व्यवस्था की जा रही है, कैमरे हो गया, रोड का मरम्मत हो गया और सीसीटीवी कैमरा, पुलिस प्रशासन, सभी व्यवस्थाएं जो होती हैं वो ऑलमोस्ट कर ली गई हैं और 9 मार्च से पहले पूरी हो जाएंगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गैरसैंण में पेश की जाने वाले बजट को लेकर राज्य की जनता को आश्वासन दिया है कि इस बार का बजट उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप होगा। साथ ही इस बजट में स्टेक होल्डर से लेकर विशेषज्ञ तक के सुझाव शामिल किए गए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बजट के जरिए राज्य के विकास को आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा और जनहित की योजनाओं को विराट रूप देने का काम भी किया जाएगा। बजट इस बार का हमारा आजीविका पर, रोजगार पर, मुख्य रूप से मातृशक्ति और नौजवानों के लिए, उनके हितों के लिए और उनको आगे बढ़ाने के लिए उस पर केंद्रित रहेगा। और अभी आज मंत्रिमंडल में भी हम लोगों ने चर्चा की है और अभी एक हम लोग बैठक भी इसमें कुछ स्टेक होल्डरों के साथ करने वाले हैं। बहुत सारे सुझाव आए हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि सभी की आशाओं के अनुरूप, सभी की अपेक्षाओं के अनुरूप ये हमारा इस साल का बजट हो, जिससे कि राज्य को जो हम लोगों ने लक्ष्य लिया है अपनी जीएसडीपी को डबल करने का, जीएसडीपी को बढ़ाने का और 21वीं सदी का तीसरा दशक जो माननीय प्रधानमंत्री जी की अपेक्षा है, उस 21वीं सदी के तीसरे दशक को उत्तराखंड का दशक हो, उसके अनुरूप हम लोग बजट में प्रावधान कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव के पहले दिन कार्यक्रम का शुभारंभ सबसे करने सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। साथ ही कार्यक्रम में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज, वन मंत्री सुबोध उनियाल और वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने संबोधन में कहा कि गर्व की बात है कि ऋषिकेश विश्व पटल पर योग की अंतर्राष्ट्रीय राजधानी के नाम से मशहूर है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार पीएम मोदी के नेतृत्व में लगातार अध्यात्म पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रही है।
तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर मुनि की रेती में कार्यक्रम का आयोजन किया गया और अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव के पहले दिन कार्यक्रम का शुभारंभ करने सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे और इनके साथ ही कार्यक्रम में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज, वन मंत्री सुबोध उनियाल और वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल भी मौजूद रहे। सीएम ने अपने संबोधन में कहा कि गर्व की बात है कि ऋषिकेश विश्व पटल पर योग की अंतर्राष्ट्रीय राजधानी के नाम से भी मशहूर है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार पीएम मोदी के नेतृत्व में लगातार अध्यात्म पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव आज प्रारंभ हो रहा है और इसमें देश विदेश से अनेकों स्थानों से योग के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में जिन लोगों को एक विशेष प्रकार की जिनकी रुचि है वो सारे लोग यहाँ आ रहे हैं। मैं सभी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और निश्चित रूप से योग महोत्सव हमारे यहाँ योग की महत्ता, आयुष की महत्ता, अध्यात्म की महत्ता तो पूरे विश्व के अंदर ले जाने का काम करेगा। आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में योग अब पूरे विश्व का योग बन गया है। देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला सशक्तिकरण एवं सुरक्षा सप्ताह का शुभारंभ किया गया, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। प्रदेश में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए सीएम धामी ने 2 महत्वपूर्ण घोषणाएं की, जो कि बाल विवाह और बढ़ते महिला अपराधों से संबंधित है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि महिला अपराध और बाल विवाह के बारे में जानकारी देने वाले को राज्य सरकार की ओर से प्रोत्साहन राशि और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। साथ ही सूचना देने वालों की जानकारी भी गोपनीय रखी जाएगी। वहीं दूसरी ओर महिला कल्याण मंत्री रेखा आर्या ने सीएम धामी के इस फैसले का स्वागत किया है। देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा सप्ताह का शुभारंभ किया गया है। इसका शुभारंभ सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया। तो प्रदेश में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए सीएम धामी ने 2 महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की हैं। बाल विवाह और बढ़ते महिला अपराधों से संबंध रखते हुए कहा कि जो भी बाल विवाह और बढ़ते महिला अपराधों की जानकारी लाकर देगा, उसकी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। साथ ही उसे प्रोत्साहन राशि और प्रशस्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। इस मामले पे महिला कल्याण मंत्री रेखा आर्या ने सीएम धामी के इस फैसले का स्वागत किया है। वह निश्चित रूप से उन कामों को कर रहे हैं, क्योंकि स्वतंत्र भारत के इतिहास में आप सोचिए कि हमारी माताएं बहनें चूल्हा फूकते फूकते, कंडे लगाते लगाते, लकड़ी लाते लाते, उपले लगाते लगाते उनका पूरा जीवन बीत जाता है। कितनी बीमारियां लग जाती हैं, कितने प्रकार की परेशानियां होती थी। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 विशेष घोषणाएं की हैं। एक तो बाल विवाह की सूचना देने वाले ऐसे कोई भी जनमानस में कोई भी व्यक्ति होगा, उसको एक सम्मानित धनराशि के साथ में उसको सम्मानित किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेश के बाद पौड़ी लौटे विधायक राजकुमार पौड़ी का स्थानीय जनता ने गर्मजोशी से फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर खुशी भी मनाई। विधायक राजकुमार पौड़ी ने पौड़ी के लिए सीएम की ओर से की गई घोषणाओं पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया। स्थानीय जनता ने मंडल मुख्यालय पौड़ी की रौनक वापस लौटने की उम्मीद में स्थानीय विधायक राजकुमार पौड़ी की कोशिशों पर पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ फूल माला पहनाते हुए आभार जताया। इस मौके पर भारी संख्या में स्थानीय लोगों की मौजूदगी रही। अपनी क्षेत्रीय जनता का दिल की गहराई से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस तरह का मुझे स्वागत करके यहाँ तक लाए हैं।
और भगवान की करुणा की बड़ी कृपा रही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का दौरा मेरे आग्रह पर पौड़ी में हुआ और उनको जो जो समस्याएं मैंने बताई थी उन्होंने उन पे उनका संज्ञान लेते हुए अपने सचिव लेवल के जितने अधिकारी होते हैं उनके साथ बैठक की और उसके बाद ये निर्णय लिया कि विधायक जी को भी यहाँ बैठक में बुलाना। तो मुझे पिछली बैठक में बुलाया गया और बैठक में ये तय हुआ कि जो जो योजनाएं मैंने यहाँ से 10 योजनाएं भेजी थी उनमें से जो है मैक्सिमम योजनाएं स्वीकृत हो रही हैं और सभी सचिवों को जो विभागीय अधिकारी हैं उनको आदेशित किया गया है कि इन पे कार्रवाई तुरंत करवाई जाए। गदरपुर ब्लॉक के कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा गदरपुर विधानसभा के चक्कर मोड़ में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जसपुर के विधायक आदेश चौहान और यूथ ग्रेड के प्रदेश अध्यक्ष समेत कांग्रेस प्रदेश महासचिव ममता हलदार मौजूद रही। इस दौरान सभी कांग्रेसी वक्ताओं ने कहा कि बीजेपी जातिवाद के नाम पर देश को 2 हिस्सों में बांटने का काम कर रही है। माननीय राहुल गांधी जी पूरा भारत जोड़ जो एक हाथ से हाथ जोड़े जो 3000 किलोमीटर उन्होंने जो पैदल यात्रा की है, पूरे भारत में जिन प्रदेशों में वो नहीं पहुंच पाए, हर प्रदेशों में और हर कस्बा गलियों में ये कि हाथ से हाथ जोड़ो एक प्रोग्राम कांग्रेस पार्टी का है, जिसके द्वारा लोगों को जागरूक करना कि ये देश, भारत देश महान देश, हाथ से हाथ जोड़ के एक दूसरे से मिलके, कोई जातिवाद नहीं, कोई भेदभाव नहीं, कांग्रेस सिख ईसाई हर धर्म को साथ लेके चलते हैं। उसी के उद्देश्य से आज गुलरपुर क्षेत्र में हाथ से हाथ जोड़ो एक अभियान है, जिसपे हम कई बूथों में जाएंगे और लोगों को हाथ से हाथ जोड़ो के बारे में, कांग्रेस की जो नीति के बारे में समझाएंगे। भारत 2 वर्गों में बांट दिया इस भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि भारतीय नागरिक को सुरक्षा चाहिए, चिकित्सा चाहिए, सड़क चाहिए, विकास चाहिए, लेकिन इस पर चर्चा नहीं हो। केवल आज मंदिर मस्जिद पर बांट के रख दिया है। उसी को जगाने के लिए पहले भारत जोड़ो यात्रा, क्योंकि भारत जोड़ो का मतलब ये नहीं था कि हमें कोई भारत खंड खंड है, भारत को जो नागरिकों को बांट दिया उनको जोड़ने का प्रयास जो हमारा जो प्रयास किया राहुल जी ने कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक, और यही हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का, क्योंकि हर जगह हमारे वरिष्ठ नेता जा नहीं सकते थे, तो उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय नेताओं को बनाकर घर घर तक इस मैसेज को पहुंचाएं कि ये भाईचारा जो हमारे भारत में कायम था वो ही कायम रहना चाहिए। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान जो आप जानते हैं, भारत जोड़ो यात्रा का जो दूसरा चरण है, हमने घर घर तक हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के माध्यम से पहुंचना है। हमारा उद्देश्य देश में प्रेम और भाईचारे को बढ़ाना है, द्वेष को खत्म करना है। जो हमारे यहाँ धार्मिक, जातीय, भाषाओं के आधार पर जो वर्तमान की सरकार ने जो लोगों को बांटने का काम किया है, जो बीच में खाइयों को गहरा कर दिया गया है, उनको बांटने का ये अभियान है और इस अभियान को हम आगे ले जाने का काम करेंगे। और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।